अरे रे 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 रे, ये कैसे हो गया? अरे रे ये कैसे हो गया? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वाई कह रहा है एक्स से। क्या ऐसे कैसे हो गया? सेम बिजनेस, सेम कैपिटल इन्वेस्ट किए, फिर भी हमसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लियो। तो वाई को एक्स को कहता है कि तुम प्रॉफिट ज्यादा कमा लियो। जब टीवी का बिजनेस था, दोनों का बिजनेस एक्स का 4 साल पुराना था और बिजनेस वाई न्यू बिजनेस था। दोनों का कैपिटल 20 लाख और 20 लाख रुपए है। जब ये साल में जब प्रॉफिट एनुअल फाइनल अकाउंट जब ये अपना बनाता है तो उसमें नेट प्रॉफिट जो एनुअल प्रॉफिट निकलता है तो एक्स का 5 लाख निकलता है और वाई का 3 लाख आता है। यहाँ पे एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कोई भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि इतना कमाई होना चाहिए। मान लो कि ये 3 लाख रुपया नॉर्मल प्रॉफिट था तो वाई जो से 3 लाख रुपए ही कमाया, जबकि एक्स को भी 3 लाख कमाना चाहिए था। जबकि सेम बिजनेस है, सेम कैपिटल है, तो लेकिन ये तो 5 लाख कमा लिया है। यानी कि एक्स्ट्रा एक्स कितना कमा लिया भाई? 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा कमा लिया। तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया तो ये अकाउंटिंग के हिसाब से, यानी कि अकाउंटिंग के हिसाब से इस 2 लाख को क्या बोलेंगे? यही तो हमको सीखना है, यहाँ पर गुडविल के बारे में सीखना है, जो आपको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। टीवी का बिजनेस था तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया है, तो यहाँ पे गुडविल कैसे निकालोगे? वाई का आधार पे जो एक्स ज्यादा कमा लिया है। यहाँ पे आता है एक नंबर ऑफ डेज परचेज आता है, इसको पहले तो समझिए ये 2 लाख रुपए हो तुम्हारे सुपर प्रॉफिट, यानी कि जब नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है तो उसको सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट से हम लोग गुडविल निकालते हैं तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। क्वेश्चन में तुमको मिलेगा 1 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है इसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल अभी याद रखो कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 1 ईयर्स दिया हुआ है तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 2 लाख इंटू 1 ईयर रुपीज 2 ही लाख आएगा। मान लिया 1 ईयर्स परचेज है, यही हमारा गुडविल हुआ। तो एक्स गुडविल का अमाउंट 2 लाख हुआ। अब ये वाई की तुलना में एक्स कैसे कमा लिया है, गुडविल कैसे हो गया? ये गुडविल एक्स का कैसे हुआ? इसका रिपोर्टेशन के कारण का एक्स का रिपोर्टेशन, यानी कि ये बिजनेस जो कस्टमर को जो गुड्स यानी कि टीवी जो कस्टमर को देता है तो अच्छा ब्रांड का देता है, अच्छा कंपनी का देता है, रेट सही लेता है और कस्टमर से बात करने के यानी कि जो ओनर का और वहां के एम्प्लॉय जो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, जो कस्टमर से सही ढंग से बात करता है, प्यार मोहब्बत से इखलाक से बात करके उसको समझा उजा करके अच्छे से देता है। अगर मान ली कि अगर टीवी पसंद भी नहीं आता है तो प्यार से ऑनर जो है उसको वापस भेजे तो कोई बात नहीं है सर, आप नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, जा सकते आप। तो अब बताओ कि जो इतने अच्छे से सामान देगा, ब्रांड का सामान देगा और इतने अच्छे से बात करेगा, तो अगर हम मान ली खरीद के ले भी जाते हैं तो अगर मेरे साथी जो भी है या अगल बगल का पड़ोस है या फिर घर वाला और लोग है, अगर वो टीवी खरीदा होगा तो हम कहाँ भेजेंगे? एक्स के पास ही भेजेंगे। यानी किसी को भी बतलाना होगा तो एक्स के बिजनेस के बारे में बताएंगे कि वहां जाना, वहां टीवी अच्छा मिलता है और आदमी बहुत अच्छा है और सही रेट लेता है। तो इसका बिजनेस का होगा, ग्रोथ हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब बढ़े तो जाहिर है कि एक दूसरे का बिजनेस से इसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट से प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट उससे गुडविल बनता है। यही मेरा गुडविल है। और वाई का कम क्यों हुआ? तो वाई का रिपोर्टेशन अच्छा नहीं था, सही से कस्टमर से बात भी नहीं करता, 2-4 को टीवी दिखाता, नहीं पसंद आता तो मतलब उसको जो उल्टा सीधा और 2-4 को पास बुक करके भेज देता है। और ब्रांड का टीवी नहीं है तो कोई अलग अलग मतलब कि ब्रांड का है जो लो क्वालिटी का है वो सब रखे हुए, रेट अनाप शनाप लेता है, तो जाहिर से इसका क्या हो गया? सेल कम होने के कारण से इसका प्रॉफिट कम हुआ। तो ये है हमारे एक्स का अच्छा रिपोर्टेशन रहने के कारण से गुडविल। तो 2 लाख रुपये गुडविल हुआ है। आपको इसी गुडविल के बारे में स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 9 तक का बताएंगे, जो उसमें पूरा डिटेल से रहेगा कि गुडविल खरीदा भी जाता है और गुडविल जो हमारा परचेज किया हुआ है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, में अकाउंट्स में रिकॉर्ड किस गुडविल को किया जाता है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबका गुडविल का क्या क्या है, ये सारा आपको स्टेप 1 से स्टेप 9 में मिलेगा। और नेचर ऑफ गुडविल यानी कि पूरा स्टेप वो बताएंगे आपको समझ में से लेकर के 9 तक का गुडविल के बारे में है। अब गुडविल ये हमारा
12th क्लास का है, डेरिवेशन ऑफ गुडविल चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम स्टेप 1 से 9 तक क्या क्या इसके बारे में मालूम करना है। तो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे गुडविल का मीनिंग एंड एग्जाम्पल बेसिस पे इसका एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाएंगे कि गुडविल क्या है। और स्टेप 2 में फीचर्स ऑफ गुडविल यानी कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो इस गुडविल का प्रॉपर्टीज के बारे, एसेट्स संपत्ति के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ गुडविल कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखो 2 प्रकार के होते हैं, एक परचेज वर्सन सेल्फ जनरेटेड। तो यहाँ पे हम लोग गुडविल क्या परचेज भी करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल अपना बिजनेस का खुद गुडविल जनरेट करना निकालना ये भी जानेंगे। तो इसमें 2 तरह का गुडविल है, तो अकाउंट में रिकॉर्ड किसका किया जाता है ये भी हम लोग सीखेंगे, और किसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। स्टेप 4 में नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल याद रखोगे, कैट, डॉग, रैट, रेबिट, ये चारों से आप गुडविल याद, इस चारों से समझाएंगे ना तो फिर गुडविल तो आपको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अक्सर सबके पास है और यूज भी होता है। कैट भी है, डॉग, रैट, ये सब देखोगे घर पे भी होता है, और रेबिट ये भी मिल ही जाता है। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल क्यों बढ़ती है, तो ये गुडविल क्यों बढ़ती है इसके बारे में भी जानेंगे। नीड फॉर वैल्यूएशन, इसको कब कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन कब किया जाता है, गुडविल हम लोग कब कैलकुलेशन करके निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। वैल्यूएशन मेथड, यानी कि गुडविल निकालने के लिए 3 प्रकार का मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, जो यहाँ पे नाम लिखा गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका भी आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103। ये तीनों जो सेक्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर जो दिया गया, आगे किस किस सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन से गुडविल के बारे में है ये भी हम लोग जानेंगे। एग्जाम में अगर सेक्शन दे देगा ऑब्जेक्टिव में तो कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट कि कौन से सेक्शन में किस गुडविल के बारे में लिखना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि इसका जनरल एंट्रीज पास करने के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग स्टेप 1 से लेकर पहले स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं, यानी कि स्टेप 1 फिर 2 3 इस तरह से हम एक एक करके आपको बताते जा रहे हैं। देखिए ये स्टेप 1 अब बोले थे कि गुडविल का स्टेप 1 से स्टेप 9 बताएंगे, तो ये रहा स्टेप 1। इसमें डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ गुडविल। डिफिनेशन में तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारा बुक में दिया हुआ, जो राइटर का अलग अलग थोड़ा डिफिनेशन होता है, जो लिखा हुआ रहता है वही लिखना पड़ता है। मीनिंग में तुम अपनी लैंग्वेज में अपने भाषा में लिख सकते हो। तो दोनों यहाँ पे हम दिए हैं। गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ फर्म, अ रेपुटेशन दैट एनेबल इट टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। होता है रिपोर्टेशन, अच्छा अगर मार्केट में रिपोर्टेशन बना के रखोगे, उस रिपोर्टेशन के कारण तुम्हारा गुडविल बिजनेस का बनता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट से तुम जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि सुपर प्रॉफिट जिसको बोलते हैं कमा लियो। तो कैसे कमाए भाई, तुम्हारे पास कस्टमर धक्का आ रहा है, जो लेके जाता है वो भी तुम्हारे पास भेज रहा है, तो जाहिर है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, और उसी को सुपर प्रॉफिट होता है, और उसी से हमारा गुडविल जनरेट हो जाता है। तो प्रॉफिट कमाने का एक्स्ट्रा क्या है, रिपोर्टेशन है ना। उसके बाद है हिंदी में ख्याति, जिसको गुडविल को बोलते हैं। व्यवसाय की प्रसिद्धता और सार्थकता वह मूल है जिसके कारण व्यवसाय सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाता है। सामान्य लाभ हो गया तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट, और अधिक लाभ हो गया तुम्हारा सुपर प्रॉफिट। तो ये हिंदी में लिख सकते हो। मीनिंग में क्या, गुडविल इज द गुड नेम और रिपुटेशन ऑफ अ बिजनेस दैट हेल्प इट टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपेयर टू अदर बिजनेस के कंपेयर में जो तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा है। ये हम वीडियो पे बताए थे, एक्स और वाई जो टीवी सेल करता है, तो वाई से कंपेयर में एक्स ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो एक्स का क्या है, रिपुटेशन है, उसका गुड नेम भी की वजह से भी गुडविल होता है। देखो तो बहुत से कस्टमर बोलता है कि फलना दुकान का नाम पर जाओगे भाई, वहां अच्छा सामान मिलता है, अच्छे आदमी लोग हैं, ये तो मालूम है। तो ये हो गया इंग्लिश में। हिंदी में ख्याति किसी व्यवसाय की वह प्रतिष्ठा और ग्राहकों का विश्वास है
जिसके वजह से वह दूसरे नए व्यवसाय की तुलना में ज्यादा लाभ कमाता है। भाई साहब के कस्टमर को भी विश्वास हो जाता है, सही सामान दोगे, सही रेट दोगे, अच्छे से बातचीत करोगे तो कस्टमर को भी विश्वास हो जाता है। कस्टमर तुम्हारे पास बार बार आएगा, अगला को भी भेजेगा और तुम जो से एक दूसरे के बिजनेस के कारण से तुम प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। तो ये कमा रहे हो ज्यादा कैसे? तुम्हारा बिजनेस का रेपुटेशन बढ़िया है, तुम लोग बढ़िया हो, व्यवहार तुम्हारा अच्छा है मालिक का, एम्प्लॉय का, जिसके कारण से गुडविल हमारा होता है। तो अब स्टेप 2 बताने जा रहे हैं। स्टेप 3 टाइप्स ऑफ गुडविल। 2 प्रकार के गुडविल होते हैं, एक परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल किसी दूसरे के बिजनेस को खरीदते वक्त जो नेट एसेट से अधिक रकम दे दिए वो गुडविल का रकम है। यानी कि जब हम लोग किसी का बिजनेस खरीदते हैं और बिजनेस खरीदते के समय पे जितना उसका नेट एसेट्स होता है उससे जितना हम अधिक रकम पेमेंट कर देते हैं वो अधिक रकम हम गुडविल का पैसा पेमेंट कर रहे हैं। तो जो गुडविल का रकम पेमेंट किए हैं तो भैया हम जब अपना बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या वहां पर शो करेंगे, दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर गुडविल दिख रहा है तो याद रखो गुडविल खरीदा हुआ है एसेट साइड में। और ये है सेकंड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम खुद अपना बिजनेस चला रहे हैं और अपना बिजनेस का गुडविल मालूम करना चाह रहे हैं। तो अपनी बिजनेस का अपनी मेहनत से सालों में बनाई गई गुडविल, जो साल भर में जो हम अपने मेहनत से गुडविल जो बनाए बता चुके हैं। गुडविल कैसे बनाते हैं हम लोग, रिपोर्टेशन बता दिए तो वहां पे रिपोर्टेशन हो गया, अच्छा कस्टमर से व्यवहार करो, ये सब बताया जो नहीं देखे देख लोगे, डिटेल्स वहां पे दिया हुआ। क्या इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे? तो नहीं भाई, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। तो जो खुद का अपना गुडविल होता है उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख रहा है तो याद रखो खरीदा हुआ गुडविल। हाँ, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, ये सब में जो गुडविल दिखता है तो उसके बारे में जब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाएंगे वहां पे समझाएंगे कि बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के एसेट में जो गुडविल दिखाया था वो कौन सा गुडविल होता है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा 2 टाइप का गुडविल। अब हम यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन होता होगा कि गुडविल जब बिजनेस किसी खरीदते हैं तो नेट एसेट्स क्या है और नेट एसेट से हम गुडविल निकालते कैसे, मतलब नेट एसेट से ज्यादा जो पेमेंट किया तो ये ज्यादा हुआ कैसे पेमेंट। अब इसके लिए आपको हम एग्जाम्पल बेसिस पे समझा रहे ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए गुडविल परचेज के बारे में। ये मैंने निकाला है परचेज गुडविल। गुडविल जो हम लोग परचेज करते हैं तो यहाँ पे केस 1 और केस 2 बेसिस पे समझा रहे हैं। मान लिया कि यहाँ पर ही कि ए जैसे बी का बिजनेस को खरीद रहा है तो बी हो गया सेलर और ए क्या हो गया परचेजर। तो ए किसका बिजनेस को खरीद रहा है? बी का बिजनेस को खरीद रहा है। अब बी का क्या क्या आइटम्स है तो यहाँ पे हम केस 1 भी लीजिए, ए ओनली एसेट्स आर एक्वायर्ड ऑफ बी, यानी कि ए जो है ना बी का केवल एसेट्स को ले रहा है, बी का लायबिलिटीज भी है लेकिन बी का लायबिलिटीज नहीं ले रहा। तो जब भी कोई बिजनेस खरीदता है ना तो आपस में डिसाइड होता है कि कौन सा एसेट्स लोगे, कौन सा लायबिलिटीज लोगे, कौन सा एसेट्स नहीं लोगे, कौन सा लायबिलिटीज नहीं लोगे, उसी के हिसाब से गुडविल को जनरेट किया जाता है, गुडविल निकाला जाता है। तो यहाँ पे यही बात हुआ कि ए जो से बोल रहा है कि हम एसेट्स लेंगे, लेकिन ये भी याद रखोगे एसेट्स में भी कुछ एसेट्स को नहीं लिया जाता है, वो आपको बाद में बताएंगे कौन सा एसेट्स को नहीं लेते। अभी फिलहाल जो एसेट्स लिया जाता है तो जिससे यहाँ पे दिया हुआ है कि नेट एसेट्स ऑफ बी, तो बी का नेट एसेट्स 1 लाख रुपया। अभी नेट एसेट्स कैसे निकलता है वो भी इस वीडियो पे है। परचेज कंसिडरेशन 1,10,000, यानी कि बी का एसेट्स का कीमत है 1 लाख और ए जो है 1,10,000 में ले रहा है, यानी कि बी जो है 1,10,000 में सेल कर रहा है। तो 10,000 रुपया नेट एसेट से एक्स्ट्रा दे रहा है ए, वही 10,000 रुपये गुडविल हुआ। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। तो 1,10,000 माइनस 1,10,000 गुडविल निकल गया। अगर क्वेश्चन सिर्फ नेट एसेट्स है तो नेट एसेट्स में से नेट एसेट्स को परचेज कंसिडरेशन घटा दोगे तो गुडविल तुम्हारा निकल जाएगा जो भी होता है। केस 2 में है कि ए बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एक्वायर्ड, यानी कि ए जो दोनों ले रहा है, एसेट्स भी ले रहा है, लायबिलिटीज भी ले रहा है। अब तुमको कंफ्यूजन होगा कि बी का लायबिलिटीज है तो बी कर्जदार है ना कि किसको देना है, फिर ए क्यों उसका ले रहा है? नहीं, बी कर्जदार तो ही है लेकिन ए को जिम्मा दिया जा रहा है, समझे एक तरह से कि बी जिम्मा दे रहा है अपने लायबिलिटीज को कि तुम जैसे इन सभी का पैसा चुका देना। तो जाहिर है कि ए जो से वो एक्सेप्ट कर ले रहा है कि ठीक है हम चुका देंगे।
तो भैया जब ए चुकाएगा तो अपने पॉकेट से थोड़ी चुकाएगा, जितना में वो खरीदेगा उसमें से वो लाइबिलिटीज का अमाउंट क्या करेगा, काट लेगा। काटने के बाद जो बचेगा वही बी को पेमेंट करेगा ए। यही रूल्स है। तो जब आपस में बात हो जाता है तो इसलिए ये एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ले ले रहा है। तो एसेट्स कितने का था, 90,000 का। लाइबिलिटीज कितने का था, 20,000 का। तो ए बी का एसेट्स 90,000 का था और बी का लाइबिलिटीज 20,000 का था। तो अब परचेज कंसेशन यानी कि बात हुआ है टोटल 80,000 रुपए का। तो पहले एसेट्स लाइबिलिटीज से हम मालूम करेंगे नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो 90,000 माइनस 20,000 70,000, यानी कि नेट एसेट्स का वैल्यू हो गया 20,000 और परचेज कितना किया 80,000। फिर भी 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है ए। तो गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स 80,000 माइनस 70,000 10,000 रुपीज। ये गुडविल हो गया 10,000 का जब लाइबिलिटीज ले रहा है। ये भी याद रखो लाइबिलिटीज में से भी सारा लाइबिलिटीज नहीं लेता है, वो आउटसाइडर लाइबिलिटीज जिन लोगों को पैसा पेमेंट करना है और कुछ लाइबिलिटीज को नहीं लिया जाता है, या आपस में बात जो होता है उसके हिसाब से। कौन कौन से नहीं लेता है ये भी हम लोग बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल परचेज कैसे निकाला जाता है जब किसी का बिजनेस को खरीदते हैं। तो यहाँ पे दोनों कैसे बता दें, केवल एसेट्स होगा तो उसके हिसाब से, एसेट लाइबिलिटी दोनों अगर ले रहा परचेज है तो उसके हिसाब से बता दिए। अब एसेट्स में बिल्डिंग प्लांट मशीन बहुत सारा आइटम होता है, उसमें से जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तुमको उसके हिसाब से लेना। गुडविल अगर पहले से है बी के पास तो गुडविल को नेट एसेट्स में शामिल नहीं करते हैं न्यू गुडविल निकालते समय। और भी आइटम भी होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो गुडविल के बारे में बताया था कि स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 9 तक का आपको डिटेल से समझाएंगे, जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अपलोड हो चुका है। और ये रहा आपका स्टेप 4 नेचर ऑफ गुडविल। तो नेचर ऑफ गुडविल जानवर के स्वभाव पर समझिए। कैट, डॉग, रैट और रैबिट। कैट को देखोगे, कैट का गुडविल जिस रूम में उसको वो रहती है उसका उसी रूम से पसंद रहता है, मालिक से कोई मतलब नहीं रहता। मालिक इधर चले जाए उधर चले कोई मतलब नहीं, बंद करके भी चला जाएगा तो उसके पीछे बिल्ली नहीं जाएगा। वो अपना रूम में रहती उसी रूम को हुई खोजेगी वहीं रहेगी। तो उसका गुडविल रूम से संबंध बना हुआ है। तो गुडविल उसका रूम से बना हुआ है। उसी प्रकार बिजनेस का गुडविल आता है कैट के बेसिस पे कि कुछ मान लीजिए कस्टमर को देखोगे कि ब्रांड का सामान मांगेगा कि आपके पास ये ब्रांड का सामान है भाई तो दीजिए। मालिक से उसको कोई मतलब नहीं है, अगर है सामान उस ब्रांड का तो ले लेगा। मालिक चेंज भी होता रहेगा, दोबारा भी आएगा तो मालिक चेंज हो गया तो वो ब्रांड का मांगेगा, दूसरा मालिक दिया तो वो खरीदेगा। मालिक से उससे मतलब नहीं है। अगर दुकान से मतलब हो गया कि मालिक किसी को भेजा भी क्या अगर सामान फलाना दुकान से ले लोगे, वहां सामान उस ब्रांड का मिलता है। तो ब्रांड और दुकान लोकेशन इससे संबंध रहता है कस्टमर का, दुकान का मालिक से नहीं रहता है। ये है कैट से रिलेटेड हमारा बिजनेस का जो कस्टमर को ब्रांड से मतलब है। तो ये कैट और ब्रांड से मिलता जुलता हमारा मिलता हुआ गुडविल के बारे में। डॉग को देखो, इनके मालिक जो कुत्ता पाल रखे हुए हैं तो मालिक जहां जहां जाएगा वहीं वहीं कुत्ता भी साथ में जाता है। उसको रूम मकान से कोई मतलब नहीं रहता, डॉग को ऑनर से मतलब रहता है। उसी तरह से कस्टमर को देखोगे कि ऑनर से रिलेशन बना हुआ रहेगा, उसको ब्रांड से कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि उस ऑनर का व्यवहार, उसका बातचीत करने का जो तरीका है कस्टमर से, तो आदमी रिलेशन बन जाता है ऑनर से। तो ऑनर अगर दुकान यहाँ से खोल कर कहीं और चल जाएगा ना तो कस्टमर उसको खोजेगा कि फलना दुकान जो है यहाँ का मालिक कहाँ चला गया, तो वहां चला जाएगा। डॉक्टर को देखो, जिस डॉक्टर से इलाज कर रहे हो तो उस डॉक्टर से अच्छा है तुम्हारा इलाज होता है, तो अगर डॉक्टर यहाँ से वहां चला जाएगा तो तुम जो है फिर उस डॉक्टर को ही ढूंढोगे कि यहाँ से कहाँ चला गया वो डॉक्टर, वहां जाओगे। और भी यहाँ पे डॉक्टर है वहां तुम नहीं जाओगे। टीचर से अगर पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर भी आता है टीचर भी आता है, कि टीचर जिस टीचर से पढ़ रहा है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए वो टीचर अच्छा लगा तो अगर वो टीचर यहाँ से कहीं और चल गया तो स्टूडेंट फिर उसी टीचर को ढूंढेगा, दूसरे टीचर से पढ़ने का वो ज्यादातर नहीं रखेगा। उसी तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट में काम कराते हो तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा काम करता है तो उसी से कराओगे। ये किससे व्यवहार बना हुआ है हमारा, ऑनर से बना हुआ है, डॉक्टर से बना हुआ है, उसका घर मकान रूम से नहीं बना हुआ है। तो ये प्रतीक हमारा गुडविल डॉग से बनता है, जो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो
वही यहाँ पर भी दिया गया है और इसका वैल्यू जैसे कम होती है और कैट का सबसे हाई होती है, क्योंकि कब तक इसके पीछे चले जाओगे, ज्यादा दिन तक उसके पीछे जाओगे नहीं, लास्ट में हार कर थक करके फिर तो अपने ही पास वाले ही टीचर से पढ़ोगे या पास वाले ही दुकान से ही सामान लेना शुरू कर दोगे। तो जब तक करता तो करता है, इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, इसका वैल्यू ज्यादा रहता है। अब इसके बाद आपको रैट और रैबिट के बारे में बता रहे हैं। यह रहा आपका रैट और रेबिट के बारे में। तो देखिए रैट गुडविल, रैट गुडविल हो गया कि देखो ना चूहा को ना मालिक से मतलब रहता है और ना घर का से मतलब रहता है, उसका ना मालिक से संबंध ना घर से मतलब, इधर उधर भागते रहता है, जहां उसको सामान मिल जाए खाने के लिए वहां खा लेता है, फिर कि जहां जिधर मिल जाए वहां खाता है। उसी तरह बिजनेस के गुडविल कुछ कस्टमर्स इस तरह के होते हैं कि ना दुकान से मतलब और ना दुकान के मालिक से मतलब, वो बस कम दाम वाला सामान खोज लेता है, कहाँ कम दाम का सामान मिलेगा, डिस्काउंट पे कहाँ मिलेगा, इस तरह से कस्टमर होता है जो डिस्काउंट पे और कम दाम पे खोजता है, उसको मालिक से और दुकान से कोई मतलब नहीं है। वो है तुम्हारा राइट का नेचर का कस्टमर, जो उसके हिसाब से गुडविल होता है और इसका वैल्यू नील होता है। रैबिट, रैबिट का गुडविल देखोगे कि ज्यादा दूर नहीं जाता है, ये खरगोश जैसे आस पास कहीं इलाके में ज्यादा नहीं जाएगा, बस अपने ही घर के इलाके में ही घूमते रहता है, बस दूर जाएगा ही नहीं। उसी तरह इस तरह का बिजनेस का गुडविल तो कस्टमर भी इसी टाइप से मिलता है। देखो अपने घर के ही आसपास के ही से के एरिया से ही दुकान से सामान लेना पसंद करेगा, दूर जाने का नाम ही नहीं लेगा, डर लगता है नहीं जाएगा, अपने एरिया में है जितना जो जैसा मिल रहा है खरीद लेगा, तो उसको रेबिट का नेचर का कहते हैं। तो यह है तुम्हारा रेबिट का गुडविल, कोई ज्यादा एरिया तक जाएगा ही नहीं, तो इसका लिमिट तक कुछ होता है, इसका वैल्यू जो है लिमिट में होती है। तो यह है रेबिट के स्वभाव बेसिस पे गुडविल, जो राइट, फिर कैट और डॉग के बारे में समझा ही दिए हैं। तो ये चारों जानवर से आपको मेरे ख्याल से गुडविल के बारे में समझ में आ गया होगा। इसी तरह बिजनेस का गुडविल जितने भी बताए एक गौर करोगे कि ये कैट, डॉग, रैट और रेबिट बेसिस पे बिजनेस में मतलब कस्टमर जो आता है उस तरह से है या नहीं है। आप देख लिए रैट गुडविल, चूहे को ना घर से मतलब है होता है और ना घर के मालिक से होता है। बिजनेस गुडविल इस तरह का ग्राहक न किसी दुकान से जुड़े होते हैं और न किसी मालिक से, डिस्काउंट कम दाम वाला खुद से चलते हैं। रेबिट गुडविल, खरगोश ज्यादा दूर नहीं जाता, वो अपने बिल के आसपास ही घूमता है। कस्टमर इस तरह के ग्राहक सिर्फ आसपास की दुकानों से ही सामान खरीदता है, इसका वैल्यू लिमिट तक होता है। इस तरह से आप इसको एग्जाम में आए नेचर ऑफ गुडविल, तो चारों के बारे में आप आराम से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। थैंक यू। अब स्टेप 5 आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो आपको बताए थे स्टेप 5 बताएंगे। तो यह है स्टेप 5, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल बढ़ना यानी गुडविल बढ़ता किससे है? फर्स्ट है प्राइम लोकेशन, यानी कि भाई बिजनेस वहां पे होना चाहिए जहां पर लोकेशन बढ़िया हो मार्केट का, है ना। तो मेन मार्केट में दुकान होना चाहिए। अगर मार्केट अच्छा है और वहां पर अगर दुकान खोलोगे तो जाहिर से गुडविल तुम्हारा बढ़ेगा। क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि कस्टमर को जो सामान देना होगा भैया अच्छा सामान रखना होगा। कस्टमर को अगर अच्छा सामान दोगे तो कस्टमर तुम्हारे पास आकर के ले जाएगा, इसलिए अच्छा सामान देना चाहिए कस्टमर लोग को, इससे तुम्हारा गुडविल बढ़ता है। एफिशिएंसी हो गया कि कस्टमर के ऊपर जो अपना बिहेवियर होना चाहिए वो अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, तुम अपना कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। रिपोर्टेशन, मार्केट में बिजनेस का रिपोर्टेशन होना चाहिए। अगर मार्केट में अगर आपका रिपोर्टेशन अच्छा है तो कस्टमर का विश्वास रहता है कि इस दुकानदार का रिपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तो कस्टमर का विश्वास जागता है। गुड रिलेशन विथ कस्टमर, यानी कस्टमर से आपका गुड रिलेशन होना चाहिए, इससे आपका गुडविल बढ़ेगा। रिलेशन अगर कस्टमर से अच्छा रहेगा ना तो देखो दूसरे भी कस्टमर को भेजेगा, अपना फ्रेंड को भी लेकर के आएगा, तो इससे क्या होता है गुडविल बढ़ता है। कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन कम है। अगर मार्केट में कंपटीशन कम रहेगा
तभी तुम्हारा गुडविल बढ़ेगा। अगर मार्केट में ज्यादा कंपटीशन रहेगा तो देखते नहीं है कि दुकानदार होता है कि इतना मार्केट में कंपटीशन चल रहा है कि एकदम बिक्री सही से नहीं होता, बोलता है भैया अगला तो इतना दाम में दे रहा है, वो तो इतना दाम में दे रहा है, बेचो और किससे। तो ज्यादा मार्केट में कंपटीशन है तो गुडविल बढ़ना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसे कम कंपटीशन तो गुडविल बढ़ेगा। बिजनेस रिस्क, कम रिस्क, अगर बिजनेस जो है तो वो कम रिस्क का होना चाहिए तो उससे आपका भी बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा। मोनोपोली, स्पेशल एडवांटेज जैसे पैटेंट, ट्रेडमार्क, ये हो गया हमारा मोनोपोली। होता है ना कि बिजनेस अगर मानिए कोई भी प्रोडक्शन, अगर हम नया प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम पैटेंट करवाते हैं गवर्नमेंट से। बिजनेस में कोई एक मार्क रखते हैं तो ये हमारा एक मोनोपोली, इससे भी हमारे पास बिजनेस का गुडविल बढ़ता है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, लंबे यानी कि लंबे समय तक बिजनेस चलना। अगर आपका बिजनेस लंबे समय से चल रहा है तो आपका गुडविल बढ़ेगा। एक होता है कि बिजनेस खोला 400-500 रहा, बंद हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी, जिस बिजनेस में लगातार अच्छा प्रॉफिट होते रहता है, अब ये प्रॉफिट बिजनेस में अच्छा लगातार होते रहेगा, बढ़िया प्रॉफिट होते रहेगा तो वो तुम्हारा बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा। लंबा प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट होने के कारण क्या, मेरा बिजनेस अच्छा कंडीशन से चल रहा है, हम अच्छे से चला रहे हैं, यानी कि कस्टमर को अच्छा सामान दे रहे हैं, उसके रिपोर्टेशन अच्छा अपना बनाए हुए हैं कस्टमर के ऊपर में, इसलिए हमारा बिजनेस में लगातार प्रॉफिट बढ़ता है तो गुडविल भी बढ़ता है। ये हमारा हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अब स्टेप 6 बता जाए। स्टेप 6, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 5 की ये 6 है। गुडविल कब कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन कब करते हैं। फर्स्ट जैसे लिए हैं चेंज प्रोफेशनली रेशियो, मान लीजिए 2 पार्टनर्स फर्म को चला रहा है, 2 पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं, 4 साल हो गया, 5 हो गया, 5 साल बाद इन लोग डिसाइड करता है कि नहीं अब हम लोग ऐसे रेशियो चेंज करेंगे, अब कुछ नए रेशियो पे प्रॉफिट को बांटेंगे। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो फर्म में है उन्हीं लोग चेंज कर रहा है, तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। फिर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, अगर कोई नया पार्टनर्स को एडमिशन किया जा रहा है तो जब नया पार्टनर्स को फर्म में एडमिशन किया जाता है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया करना पड़ता है। वो कैसे वैल्यूएशन करते हैं तो वो मेथड है, उसके हिसाब से हम करेंगे। फिर ओल्ड पार्टनर्स रिटायरमेंट, जब कोई ओल्ड पार्टनर्स रिटायर होता है, जैसे मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर्स था, अब जैसे उसमें से कोई एक पार्टनर्स ए या बी या सी जो से रिटायर हो रहा है। रिटायर होने का भी रीजन होता है ना, आपस में संबंध नहीं बन रहा है, रिलेशन नहीं बन रहा है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, या किसी का एज ज्यादा हो गया तो भैया कोई बोल दिया हम छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके उसमें रिटायर होता है तो उस वक्त भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। डेथ ऑफ पार्टनर से, अगर कोई पार्टनर डेथ हो गया, अरे किसी कारण से डेथ हो गया, बीमार था इसलिए डेथ हो गया, या और कोई भी रीजन था उसके कारण से डेथ हो गया, तो उस केस में भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया कि जब हम लोग फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक तरह से खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है फर्म, तो फर्म जब बंद होता है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया कि फर्म को बंद किया जा रहा है, बिजनेस खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है। सेल ऑफ बिजनेस या फर्म, अगर कोई एक बिजनेसमैन मतलब सोल प्रोप्राइटर मान लो कि अपना बिजनेस को बेच रहा है, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन होता है, या फर्म को ही बेच रहे हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो जब बिजनेस सेल हो रहा है या फर्म सेल हो रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अमाल्गमेशन ऑफ बिजनेस मर्जर, अमाल्गमेशन हो गया कि जब 2 बिजनेसमैन आपस में मिल करके एक नया बिजनेस बना रहे हैं, जिसको मर्ज बोलते हैं। मर्ज होने का भी रीजन होता है कि जैसे मान लो कि एक कपड़ा का बिजनेस है, बी कपड़ा का बिजनेस है, और दोनों कंपटीशन मार्केट है, दोनों कंपटीशन में चलता है, कभी ये रेट घटाता है तो फिर ये घटा देता है, एक घटाता है तो बी फिर घटा देता है। कब तक ये कंपटीशन चलेगा, इन लोग आपस में डिसाइड करके बोलता है हम लोग दोनों मिल करके और एक ही बिजनेस रहेगा और एक ही कपड़ा एक ही रेट में हम लोग बेचेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। इस केस में दोनों आपस में मर्ज हो जाता है। तो जब मर्ज होने लगता है तो उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, उसी को अमाल्गमेशन ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो आपको 6 समझ में आ गया होगा, इसमें आपको 7 बताएंगे। ये है तुम्हारा स्टेप 7, 6 तक हो चुका है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए मेथड बताया जा रहा है। और एग्जाम में ये 3 मेथड होता है और तीनों में से कोई भी एक मेथड से एग्जाम में दे देता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में से हमको निकालना पड़ता है फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ 4 साल प्रॉफिट, 5 साल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो अगर मान लेते 5 साल प्रॉफिट दिया तो 5 साल प्रॉफिट को जोड़ दोगे और जो टोटल आएगा उसको ऊपर लिखोगे और 5 साल का नंबर ऑफ प्रॉफिट 5 साल से डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर मान लीजिए 3 साल प्रॉफिट है, 2 साल लॉस दिया हुआ,
तो फिर 3 साल प्रॉफिट जोड़ोगे, 2 साल लॉस जोड़ोगे और फिर टोटल प्रॉफिट में से लॉस को घटा दोगे। जो प्रॉफिट बचेगा वो ऊपर में डालोगे और 5 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। उसी तरह एबनॉर्मल गेन होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। अगर एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है और एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है। उसके बाद फिर प्रॉफिट को जोड़ा जाता है। उसका प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो टोटल ऊपर लेंगे और जितनी जैसे प्रॉफिट होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस क्या है, ये हमारा बिजनेस का रेगुलर का प्रॉफिट नहीं होता है। एबनॉर्मल लॉस ये मेरा बिजनेस का रेगुलर का लॉस नहीं होता है। ये साल में 2 साल 3 साल 4-5 साल में अचानक लॉस हो जाता है या 2-3 साल में अचानक गेन हो जाता है। अचानक लॉस हो गया, जैसे बिजनेस में आग से गुड्स जल गया या चोरी हो गया, तो ये साल में कई बार चोरी कई बार लॉस, इस तरह से नॉर्मल लॉस नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस को गुडविल निकालते समय ऐड करते हैं, प्रॉफिट से माइनस कर चुके हैं तो। और एबनॉर्मल गेन हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट को बेच दिए तो गेन हो गया, तो वह एबनॉर्मल गेन होता है। इन्वेस्टमेंट हम लोग हर साल के मतलब साल में कई बार सेल नहीं होता है, वो सब बाय चांस 4 साल 5 साल 3 साल में सेल होता है। तो जो गेन होता है तो उसको हम लोग एबनॉर्मल गेन मान लेते हैं। तो इस तरह का गेन को हम लोग प्रॉफिट में ऐड नहीं करते हैं। अगर ऐड किया हुआ है तो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं। इस तरह बहुत सारा एबनॉर्मल गेन का आइटम है, एबनॉर्मल लॉस का आइटम है। बस इतना सिंपल याद रखोगे। क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको ऐड करोगे और एबनॉर्मल गेन दिया रहेगा तो माइनस करोगे, तो उसको एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं। उसके बाद टोटल प्रॉफिट डाल दोगे और जितना नंबर से प्रॉफिट रहेगा डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि क्या क्वेश्चन में 2 इयर्स परचेज, 1 ईयर परचेज, 3 इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो क्या गुड्स जो हम खरीद कर लाए हैं 3 साल तक खरीदे हैं और मेरा गुडविल निकलेगा, तो वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे 3 इयर्स 2 इयर्स परचेज इसलिए माना जाता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कि ए बिजनेसमैन है और बी बिजनेसमैन है। ए बिजनेसमैन जो है बी का बिजनेस को खरीद रहा है, ठीक है। बी का बिजनेस को जब खरीद रहा है ना तो बी हर साल वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है। तो बी हर साल जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो बी हर साल मान लो कि 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है। अब बी अपना बिजनेस को ए से बेच रहा है तो ए जो है खरीद लेता है और खरीदने के बाद वो बिना कुछ मेहनत किए हुए 3 साल तक मान लो या 4 साल तक वो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। तो जो मान लेते 3 साल कि 3 साल तक ए एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिना मेहनत किए हुए कमाया, उसी को मान लिया जाता है 3 इयर्स परचेज, है ना, कि बिना खरीदे हुए भैया ये 3 साल तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया। यही है नंबर ऑफ परचेज। याद रखोगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जितने साल तक बिना मेहनत किए हुए कमा रहा है उसी को नंबर ऑफ परचेज बोलते हैं। गुड्स परचेज मत समझोगे। यह हमारा है नंबर ऑफ परचेज 3 इयर्स 2 ईयर, समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर निकालना होगा तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं और सबको रहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट। अगर बिजनेस में कैपिटल लगाए हैं तो जितना पूंजी लगाए हैं तो उसका एक सोच रहता है कि 10% 12% नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होना चाहिए। अब एक्चुअल में कितना कमाएंगे वो तो अलग सी बात है। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो वो है तुम्हारा निकालने का फॉर्मूला एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा 10% 12% इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अब रहेगा इसके यहाँ पे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड क्या है। इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लॉय तो सुने कि वो एम्प्लॉय जो काम करने वाला वर्कर होता है। यहाँ पर भी इम्प्लॉयड ये है तुम्हारा पैसा जो बिजनेस में एक काम कर रहा है, समझो इम्प्लॉयड काम कर रहा है, लगा हुआ काम में। कैसे, हम जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस में पैसा जो लगाए हैं वो तो बिजनेस में ही वर्क हो रहा है ना, चारों तरफ घूम रहा है पैसा। और क्या क्या इसमें आ जाता है, बैंक से अगर लोन ले लिए हैं, बैंक से लोन ले लिए या किसी और से भी पैसा ले लिया और इसका पैसा कहाँ लगाए, बिजनेस में। उससे मशीन खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, ये सब का हो रहा है, वर्क हो रहा है पैसा। तो वर्क हो रहा, काम हो रहा है, पैसा इधर उधर सब, किसी को पैसा दे रहे, किसी से पैसा ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, मनी वर्क कर रहा है, इम्प्लॉयड, उसी को इम्प्लॉयड बोलते हैं। तो अब रह गया कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड हो गया कि मेरा पैसा और एक्स्ट्रा पैसा जो लोन वगैरह लेकर के या बिजनेस से प्रॉफिट कमाए सबको जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इम्प्लॉयड।
और एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड, एवरेज कब लगता है जब ओपनिंग कैपिटल इम्प्लॉयड और एंड का क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लॉयड अगर दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लॉयड कैसे निकलता है, मेरा जो भी कैपिटल है उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, अगर लॉस होगा तो लेस होता है, अगर एडिशनल कैपिटल है लगाए हैं तो कैपिटल लगाए उसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से लास्ट में हमारा जो कैपिटल निकलता है उसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। और इसमें जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जोड़ा गया है और भी एक्स्ट्रा पैसा जो लगाया गया तो वो हमारा हो गया कैपिटल इम्प्लॉयड क्लोजिंग, और एक होता है ओपनिंग कैपिटल इम्प्लॉयड, और ये ओपनिंग कैपिटल इम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लॉयड को दोनों को जोड़ करके दो से डिवाइड करते हैं तो हमारे एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड निकलता है, उसी को एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड बोलते हैं। तो ये हमारा है एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10% या 12% दिया रहेगा तो उससे हमारा क्या निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकलेगा एक्चुअल प्रॉफिट, क्वेश्चन दिया रहेगा एक्चुअल प्रॉफिट के एक्चुअल में कमाया कितना, तो या तो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा। अगर 1 ईयर का रहेगा तो एक्चुअल प्रॉफिट, अगर मान लीजिए 3 साल 4 साल का दिया हुआ तो उसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो माइन इसका टू नेट एवरेज प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट, ठीक है, माइनस रिमोनेरेशन। अगर रिमोनेरेशन जो प्रोप्राइटर्स को जो कमीशन सैलरी जो दिया जाता है उसी को हम लोग रिमोनेरेशन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में रिमोनेरेशन दिया हुआ प्रोप्राइटर्स का और ये प्रॉफिट से माइनस नहीं किया हुआ था तो फिर हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अगर दिया हुआ रहेगा तो घटाएंगे, नहीं दिया रहेगा तो मत घटाओगे। फिर सुपर प्रॉफिट का टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो निकाले हैं उसको माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट और जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाए हैं तो जितना नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाए हैं वही हमारा क्या होता है सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। अभी तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स परचेज समझा दिए हैं। अब ये दो फॉर्मूला, अब तीसरा आपको हम समझा रहे हैं। स्टेप 7 का ये थर्ड मेथड है। इससे एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों बता चुके हैं। थर्ड मेथड है कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड में 1 नंबर यहाँ पे लिए हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से अगर निकालना होगा तो पहले निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन जो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा तो यहाँ पर ऑपोजिट उल्टा लिया था, 100/10 12 है तो 100/12। आखिर ऐसा क्यों? पहले तो समझो कैलकुलेशन क्या है। यहाँ पे निकाला जा रहा है कैपिटलेशन वैल्यू किसके आधार पर, एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो तुम प्रॉफिट कमाए हो ना उससे ये जानना चाहते हो कि इस प्रॉफिट का आधार पर कैपिटलाइज वैल्यू यानी कैपिटल का वैल्यू कितना होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि फिक्स्ड प्रॉफिट तुम कमाना चाहते हो कि हमको प्रॉफिट हर साल 50,000 रुपये होना चाहिए। अरे भैया 50,000 प्रॉफिट कमाने के लिए फिर हमको कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा, और हमको नॉर्मल रेट एक सोचना पड़ता है कि 10% हमको प्रॉफिट होना चाहिए और 50,000 रुपये कमाए होने चाहिए। तो इससे 10% और 50,000 प्रॉफिट से हम पता करेंगे कि आखिर मेरे को कैपिटल का जरूरत कितना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर ये कैपिटल निकाल के बता रहा है कैपिटलाइज वैल्यू। तो इससे कैपिटल निकल जाएगा, उसमें गुडविल होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज, जो हम फिक्स सोचे थे कि इतना प्रॉफिट हमको कमाना है। अब हम जो पहले से मेरे पास जो नेट एसेट्स और जो एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड ये आपको बता चुके हैं कैपिटल इम्प्लाइड के बारे में, अगर उसको कैपिटलाइज वैल्यू से माइनस कर दोगे जो एक्स्ट्रा आएगा वही तुम्हारा गुडविल निकलेगा। तो जितना हमको चाहिए भैया प्रॉफिट उसके हिसाब से जितना कैपिटल और जितना हम लगाए थे जो हमारा एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड है उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो गुडविल। एक होता है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इससे गुडविल निकलता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट होगी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो हम बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिए या दूसरे के बिजनेस में दूसरे बिजनेस से कंपेयर किए तो बताइए हाँ उसके बिजनेस के हिसाब से मेरे बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हुआ उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल कितना बनता है, एक्स्ट्रा जो कैपिटल बन के निकलेगा वही मेरा गुडविल होता है। अब मान लो कि हम 1 लाख लगाए हैं तो भैया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है मान लिए 20,000 रुपया नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन हम कमाए 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपये कमाए हैं तो 10,000 रुपये कहोगे मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट।
तो 1 लाख के हिसाब से 20,000 प्रॉफिट होता है, लेकिन हम 1 लाख के हिसाब से 30 रुपये कमाए और 10 रुपये जो एक्स्ट्रा कमाए हैं उस 10,000 के लिए हमको कैपिटल की कितना जरूरत पड़ता है, उस 10,000 रुपये का जो सुपर प्रॉफिट है उसके हिसाब से अगर हम कैपिटल निकालते हैं और वही जो निकलेगा वही गुडविल होता है। यही है तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको समझ में आ गया होगा, मेथड को भी डिटेल से समझा दिया हम। अब नेक्स्ट 8 आपको बता रहे हैं। गुडविल का ये स्टेप 8 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको AS से शो किया जाता है। इसमें है जो बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इस 26 में किस गुडविल के बारे में बात कर रहा है, तो एक बात कर रहा है परचेज ऑफ गुडविल। जब किसी का बिजनेस खरीदते हैं और जो गुडविल मतलब बिजनेस खरीदते हैं तो जो गुडविल के लिए पैसा देते हैं वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आता है। नॉट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसमें जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाया जाता है। फिर इंडिया एस 103, इसमें कहता है क्या कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तब परचेज गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। यानी कि जब हम एक बिजनेस में दूसरे बिजनेस को जब खरीदते हैं और खरीदते हैं तो फिर अगला बिजनेस जिसका हम खरीद रहे जो बेच रहा है तो उसका गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये हमको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 बतलाता है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल दोनों के बारे में बताया गया है। यानी कि 38 में इंडिया एस 38 में सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल दोनों के बारे में बताया गया। ये बताता है 38 नंबर कि गुडविल जो हम परचेज किए, जिसका बिजनेस खरीदे हैं, गुडविल परचेज करके लाए हैं, भैया इसको आप बैलेंस शीट में शो कीजिए क्योंकि हम इसका पैसा पेमेंट किए हैं। और फिर बताता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये आपका खुद का बिजनेस का गुडविल जो आप निकाले हैं, जो अपना मेहनत से गुडविल बनाए हैं और जो गुडविल निकाले हैं उसके बारे में बताता है कि इसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाइए क्योंकि इसके लिए आप कोई पैसा पेमेंट नहीं किए हैं। तो आप कैसे दिखाइएगा? एसेट साइड में तो हम लोग उसी को दिखाते हैं जिसका पैसा पेमेंट करते हैं। जैसे मशीन खरीदे तो पैसा दिए दिखाते हैं, बिल्डिंग खरीदे तो दिखाते हैं, फर्नीचर खरीदे तो दिखा रहे हैं, गुडविल खरीदे तो दिखा रहे हैं। लेकिन ये तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद अपना जनरेट किए गुडविल मेहनत के कार्य से प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा कमाते हैं उसी का आधार पर जो गुडविल निकलता है, लेकिन उसके लिए कोई पैसा हम लोग चुकाते नहीं है। तो ये कहता है 38 नंबर में। तो मेरे ख्याल से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यहाँ पे 3 लिए हैं आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है स्टेप 9 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें जनरेट के बारे में बात करता है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर लिखोगे कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर लिख सकते हो करेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल कब लिखना है, करंट कब लिखना है, ये तो अगर नहीं मालूम है तो याद रखोगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है और एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड दिया हुआ है तो वहां पे याद रखोगे करंट पर लिखोगे कैपिटल की जगह पे। अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल दिया हुआ है तो वहां पर कैपिटल लिखोगे, करंट मत लिखोगे। अगर मेथड का नाम ही नहीं मेंशन है तो फिर वहां पर कैपिटल लिखोगे, इसलिए यहाँ पर कैपिटल या करंट लिखा गया। अब यहाँ पे देखोगे कि गेन पार्टनर्स को डेबिट किया जा रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल तो क्रेडिट होता है तो बढ़ता है और कैपिटल डेबिट होता है तो घटता है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टनर्स गेन हो रहा है उसको डेबिट कर दिया गया, इसका तो कैपिटल गेन हो रहा है तो कैपिटल बढ़ना चाहिए, तो इसको कैपिटल घट क्यों रहा? और जो सैक्रिफाइस किया है उसका कैपिटल बढ़ रहा है, घट क्यों नहीं, घट नहीं रहा, यहाँ पे तो बढ़ रहा है। ऐसे कैसे हो गया? अगर इसके बारे में जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे हम बताएंगे, वहां पर बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये आपका पूरा गुडविल का स्टेप 1 से 9 तक का क्लियर कर दिए हैं। अब इसका कैलकुलेशन जितना 3 मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैलकुलेशन मेथड का हम जो से उसका कैलकुलेशन बताएंगे गुडविल निकालने का। थैंक यू।